अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस ड्रामे में आने वाले नए वाक़यात के बारे में बात होगी और इनके पिछले वाक़यात के साथ ताल्लुक़ के बारे में बताया जाएगा। मैं अपनी 8 मिनट की वीडियो में किसी भी किस्त के तमाम वाक़यात और उनके बैकग्राउंड का अहाता नहीं कर सकती, तो इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के सामने पेश की गई है। तो नाज़रीन इकराम, एक अहम सीन जिस पर मैं अपने रिव्यू की वीडियो में बात नहीं कर सकी थी, वो तारीख के लिहाज से भी एक स्पेशल सीन था और राइटिंग और डायरेक्शन के लिहाज से भी। ये वही दावत थी जिसमें विलाद ने अपने तख्त को दोबारा हासिल करने के इरादे का ऐलान किया था और उसी में विलाद ने बोयार्स को एक ईस्टर डिनर पर बुलाकर उनका कत्लेआम किया और उनकी खालें उतारी, क्योंकि वो उसके खानदान के दुश्मन और उसके भाई के हमायती थे। बोयार्स की तारीखी अहमियत ये है कि ये वलाचिया के हुक्मरानों के इंतखाब में सियासी अहमियत रखते थे और इनकी वलाचिया के हुक्मरान खानदान के साथ काफ़ी लंबी तारीख है। लेकिन इस सीन ने विलाद के नए चेहरे को बेनकाब किया कि विलाद तपिश का दौर ख़त्म हो चुका है और विलाद ड्रैकुला का दौर शुरू हो चुका है। विलाद का किरदार चूँकि अब तब्दील हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नफ्सियाती तज्जिया ये है कि ये एक इंतहाई दिलचस्प किरदार है जो कि नार्सिसिस्ट भी है, लेकिन अपनी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ भी है और बिना रहम के वो इंतहाई जालिम इंसान है, लेकिन अपनी जहानत से अपने वक़ार को भी बरकरार रखता है और ताकत और कंट्रोल का भूखा है और साथ में खौफ पर मबनी निज़ाम को भी कायम करता है। विलाद का जिंदा लोगों की खाल उतारना सिर्फ उसकी दरिंदगी और सरबरत नहीं था, बल्कि एक पावर कंट्रोल का भी जरिया था। यानी कि अगर कोई गद्दार हो तो उसे मालूम हो जाए कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका यही अंजाम होगा। विलाद का ये खौफ ही किसी बड़ी फौज या तलवार से ज़्यादा मौसर था। तोकात के कैद खाने में सुल्तान फातेह के सामने पकड़े जाने के बाद जिस तरह वो गिड़गिड़ाया, अब उसे उसी बात पर गुस्सा है और अपने खोए हुए वक़ार और इज्जत को पाने के लिए तशद्दुद उसके नज़दीक बेहतरीन रास्ता भी है और उसके बेरहम माजी में खुद पर होने वाली ज़्यादतियों का अजाला भी। इस काम में स्टीफन और उसके तमाम दरबारी भी विलाद के साथ जिस तरह शामिल हुए, वो उसके दबंग पर्सनैलिटी का असर था। असल में नाज़रीन इकराम, खौफ एक पूरा सिस्टम है और जो शख्स मौत से बच भी जाए तो वो फिर एक मुस्तकिल प्रेशर में रहता है, जिसकी वजह से अतात और फर्माबरदारी आसान होती है। इसे आप लोगों ने मौजूदा दौर में समझना हो तो कराची में MQM का दौर याद कर लीजिए या उसके बारे में जान लीजिए। यही खौफ विलाद को चाहिए। दूसरी तरफ इसका फैलाया हुआ खौफ असल में अपनी शर्म या शिकस्त को छुपाने का जरिया है। विलाद और सुल्तान फातेह की फौज के बहुत से एनकाउंटर्स हुए और इनमें ज़्यादातर विलाद ही गालिब रहा। तो अब सुल्तान फातेह की तरफ से बहादुर पाशा को यानी जरियों के साथ शहाबुद्दीन का बदला लेने के लिए विलाद की तरफ इंतकामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। लेकिन वाज़े कर दूं कि बहादुर पाशा के दिन गिने जा चुके हैं और उसका किरदार विलाद के हाथों जल्द ख़त्म हो जाएगा और उसकी इंतहाई दर्दनाक मौत होगी। ये वो दूसरा किरदार है जो हालिया दिनों में इस सीरीज से जाएगा। इससे पहले जाने वाले किरदारों में शहाबुद्दीन का किरदार शामिल है और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में 2 नए मजबूत किरदारों की एंट्री होने जा रही है जो इन दोनों किरदारों को रिप्लेस करेंगे। इनमें से एक किरदार तो सुल्तान फातेह की तीसरी बीवी चचक खातून का है और दूसरा किरदार विलाद की मां का है। एपिसोड 65 में विलाद पकड़ा तो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कुछ होगा और ये फिर से फरार हो जाएगा। ये इसी किस्म का सिनेरियो है जो राइटर्स दोहराते रहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये विलाद की ज़िंदगी का एंड नहीं है और उसे सज़ा नहीं मिलेगी। और एपिसोड 65 के ट्रेलर 2 में जो कला दिखाया गया है, जिसमें बाली बे और बहादुर बे पाशा हैं, वो कोई बोसने का कला होगा। अब हम दनीज हमजा ओगलो की तरफ आते हैं, जो कि यन्नीचरियों का नया सरबराह होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये गद्दारी करेगा और अगर ये नहीं तो यन्नीचरियों में से फेरोज़ और खुसरो में से कोई गद्दार बन सकता है। और महमूद पाशा शहाबुद्दीन की जगह लेने के लिए कुर्चू दुआन का नाम तजवीज़ करेंगे, लेकिन ज़ैगनौस पाशा इस तजवीज़ की मुखालफत करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुर्चू दुआन आने वाले दिनों में पाशा बनने जा रहा है। फाइनली अब कुर्चू दुआन के किरदार में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है और अब वो दीवान में वजीर यानी कि पाशा के तौर पर हाजिरी देगा। ये तब्दीली इस सीजन के शुरू में ही आ जानी चाहिए थी और इसमें देर लगाई गई, क्योंकि यन्नीचरियों के सिनेरियो पहले 2 सीजन्स की निस्बत अब मजे के नहीं लगते, तो अब इसमें भी तब्दीली आएगी। एक और अहम बात ये कि विलाद स्टीफन और उसकी वालदा मलका कैटरीना के सामने बोगो मिल्स के कत्ल के मामले में खड़ा हो जाएगा, जिनका प्लान ये होगा कि उन्हें यन्नीचरियों से कत्ल करवाया जाए। और यहाँ नाज़रीन इकराम, बोगो मिल्स के बारे में आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये कौन है, तो मुख्तसरन मैं बता दूं कि ये ईसाइयत का वो फ़िरका था जिसे बदतरीन हालात में रखा जाता था और उस खित्ते में उस्मानियों के आने के बाद
इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये एक ईसाई मजहबी तहरीक थी जो 10वीं सदी में बुल्गारिया में उभरी। इस तहरीक के बानी का नाम पादरी बोगोमिल था, जो कि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के सख्त खिलाफ था। ये फिरका बल्कान में फैला और ख़ास तौर पर बोस्निया में। इन पर काफ़ी जुल्म ढाए गए क्योंकि ये चर्च और उसकी इबादतों को नहीं मानते थे। ये दो खुदाओं के तसव्वुर पर यकीन रखते थे, एक नेकी का खुदा और दूसरा बदी का खुदा। इनके नज़दीक दुनिया शैतानी थी और ये तहरीक बाज़तीनी सल्तनत और कलीसा की सख्तियों के रद्द अमल में उठी। ये सादा ज़िंदगी गुजारने और मुसावात के कायल थे, लेकिन पोप ने इन्हें गुमराह फिरका करार दिया। इन पर सख्त मजालिम ढाए गए, लेकिन इस्लाम के अकीदा अदल और अमन से मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और यूं बोस्निया इनकी वजह से मुस्लिम बोस्नियाई लोगों की एक इस्लामी रियासत बनकर उभरा। द्रावीन का भी अगली किस्त में यन्नीचेरियों से टाकरा होगा और मुझे लगता है कि इसका किरदार अभी चलेगा। उधर मुल्ला लुत्फी के हर किस्त में 1 या 2 सीन होते हैं, लेकिन मुल्ला लुत्फी को जिस तरह का स्मार्ट, तजर्बाकार और चालाक किरदार दिखाया गया है तो इस हिसाब से ये सीन्स कम हैं। लेकिन राइटर्स को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस सीरीज में किरदार बहुत हैं और हर एक को मुनासिब वक्त मिलता है, यहाँ तक के सुल्तान को भी। और नाज़रीन इकराम, एक और चीज़ जिसकी मैं इस सीरीज में तारीफ करना चाहूँगी वह अहमद यिल्माज़ के डायरेक्शन है। और पिछली किस्त में तो मैं ये कहने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब यकीन से कह रही हूँ कि अहमद यिल्माज़ अपनी इन 2 किस्तों में सलाहुद्दीन, जो कि इस सीरीज के पिछले डायरेक्टर थे, तो उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। इसकी एक मिसाल ले लें कि विलाद और सुलेमान का ये सीन खत्म होने पर कुछ चमगादड़ें इस खूनी डिनर सीन से पहले नजर आती हैं और ये डायरेक्टर की जहानत का कमाल है कि चमगादड़ को विलाद का सिंबल बना दिया। और मशहूर किरदार ड्रैकुला दी वैम्पायर इसी से इंस्पायर्ड था, क्योंकि चमगादड़ के भी खून चूसने के लिए तेज दांत होते हैं और विलाद भी जिंदा इंसानों का गोश्त खाता और खून पीता था। इससे अहमद यिल्माज़ की प्रोफेशनलिज्म जाहिर होती है। बेशक ये कुरुलिश उस्मान और देरुलिश अर्तुगरुल के भी डायरेक्टर रहे, लेकिन सुल्तान फातिह में इन्होंने हैरान कर दिया है और साबित हो गया कि कुरुलिश उस्मान के आखिरी सीजन्स में इनमें से पैशन खत्म हो गया था, जो वापस आ गया है। इसके अलावा एक और तब्दीली जो अहमद यिल्माज़ के आने के बाद इस सीरीज में आई है वो फिल्म का प्रिंट है, यानी कि सीरीज के कलर तब्दील हो गए हैं। मजे की बात यह है कि एपिसोड 62 में बायजीद और मुस्तफ़ा के इस सीन का कलर और है और एपिसोड 63 में और है। हालांकि इसे पुराने कलर में ही दिखाना चाहिए था ताकि ये तब्दीली महसूस ना होती। बहरहाल ये कलर अहमद यिल्माज़ के पसंदीदा कलर्स हैं और लगता है कि सीजन के आखिर तक यही रहेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।